स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। स्कूल ऑफ फिलॉसफी बीएड के सिलेबस के अनुसार 3 बेसिक फिलॉसफी हम लोगों को पढ़नी है। 3 बेसिक दर्शन है। पहला दर्शन आइडियलिज्म आदर्शवाद, दूसरा दर्शन नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद और तीसरा दर्शन प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद। तो आज का ये वीडियो मूल रूप से आदर्शवाद के लिए डेडिकेटेड रहेगा। हम लोग आज आदर्शवाद पे फोकस करेंगे कि आदर्शवाद में कौन सी बातें लिखी हुई है और उसका शिक्षा पे क्या प्रभाव है। आदर्शवाद एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, तो इसका शिक्षा पे क्या प्रभाव है, इसकी जानकारी हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो आगे चलते हैं। तो हम लोग पहला दर्शन देखते हैं। पहला दर्शन क्या है? आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में क्या बातें हैं वो हम लोग समझेंगे। आदर्शवाद को इन डिटेल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैं सिर्फ जनरल क्वेश्चंस पे चलता हूँ, जिस तरह के सवाल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर जनरल सवाल की बात करें तो ये आपके सामने है। व्हाट इज़ आइडियलिज्म? What has been its contribution to educational thoughts? Plato contribution, an idea about student, teacher, curriculum, school, etc. उसका मतलब आदर्शवाद क्या है, शैक्षिक विचारों में इसका क्या योगदान, प्लेटो का क्या योगदान, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, स्कूल और भी कुछ हैं तो उन सब के बारे में आदर्शवाद क्या कहता है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब इस तरह के सवाल को अगर आंसर करना है तो इसके सारे कंपोनेंट को ठीक से समझना होगा और बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से लिखना होगा। सिलसिलेवार ढंग से लिखने का मतलब इसके सारे कंपोनेंट का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, सवाल की जिस तरह से मांग है उसको ज़्यादा फोकस करते हुए हम लोग उस पर आंसर करेंगे। तो इसके सारे कंपोनेंट को देखने के लिए एक ढांचा देख लेते हैं। मॉडल आंसर का ढांचा कैसा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन या बेसिक्स परिचय तो देना ही है। सभी ने बताया होगा आपको परिचय देना ही पड़ता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 से 5 पेज में हमें आंसर करने हैं। तो परिचय के बाद आदर्शवाद को, परिचय में क्या लिखेंगे, आदर्शवाद की कुछ मूल बातें परिचय में डाल सकते हैं कि वो क्यों है, क्या कहता है, उसकी बेसिक्स बातें क्या है, वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। फिर दूसरा है पृष्ठभूमि, उसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग लिख सकते हैं कि कौन दिए, कब दिए, क्या कहा। अगर कुछ डेफिनेशन याद है आपको, परिभाषा याद है तो और भी बेहतर है। फिर तीसरा क्या देखेंगे, मूल दर्शन, बेसिक फिलॉसफी, एग्जैक्टली आदर्शवाद क्या कहता है दर्शन के क्षेत्र में, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद प्लेटो का कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लेटो का योगदान, जो भी बातें प्लेटो ने बोली है आदर्शवाद के अंदर वो हम लोग देखेंगे। और फिर सारे जितने भी वेरिएबल्स हमने देखें, छात्र हों, विद्यालय हों, शिक्षक हों, पाठ्यक्रम हों, उन सब पे शैक्षिक विचार आदर्शवाद के अनुसार क्या होगा। और फिर निष्कर्ष देकर हम लोग इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ होंगे। कहीं पे पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं पे डायग्राम की ज़रूरत भी पड़ सकती है, वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय के बारे में क्या बातें हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से आप इन सब बातों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कर सकते हैं। ये अगर बेसिक बातें याद रहती है तो आसान होगा। तो आइडियलिज्म इज़ ए टर्म इन फिलॉसफी दैट रेफर्स टू रिजेक्शन ऑफ द फिजिकल रियलिटी। आदर्शवाद दर्शन में एक शब्द है जो भौतिक वास्तविकता को, अस्वीकृति को संदर्भित करता है। सिंपल सी बात है, फिजिकल रियलिटी जो भी भौतिक वास्तविकता है उसको ये नहीं मानता। आइडियलिज्म एक डीएम दत्ता है, उनके अनुसार डेफिनेशन भी मैंने इंक्लूड किया है, आपके पास कोई और हो तो भी चलेगा। डीएम दत्ता बोलते आइडियलिज्म होल्ड्स अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म।
आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मवाद ही परम सत्य है। ये एक आदर्शवाद का एक डेफिनेशन के रूप में है कि आदर्शवाद और आध्यात्मवाद को उन्होंने पैरेलली रखा है, बराबर के हिस्से में रखा है। आदर्शवाद का मानना है कि विचार ही एकमात्र सही वास्तविकता है, भौतिक दुनिया परिवर्तन, अस्थिर और अनिश्चित है। तो आदर्शवाद का दो ही बात है, आदर्शवाद फिजिकल रियलिटी, भौतिक वास्तविकता को नहीं मानता, क्योंकि उनके अनुसार भौतिक जो दुनिया है वो परिवर्तनशील है, अस्थिर है और अनिश्चित है। इतनी बातें याद रखी जाए तो परिचय को हम लोग लिख सकते हैं। अब परिचय के बाद आता है कि अब इनके एक्सपोनेंट जो जिन्होंने भी इनको आदर्शवाद में जिनका भी कंट्रीब्यूशन है उन सब के बारे में जिक्र करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने और भी लिखा है, We should be concerned with the search of truth, since truth is perfect and eternal. It cannot be found in the world of matter that is both imperfect and constantly changing. वही बातें हैं, थोड़े एक्सप्लेन किया है। हमें सत्य की खोज से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि सत्य परिपूर्ण और शाश्वत है। यह भौतिक दुनिया में नहीं पाया जा सकता, जो अपूर्ण है और लगातार बदल रहा है। शब्द का हेर फेर है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बस मूल बातें आप समझ लिए कि भौतिक वास्तविकता को नहीं मानता और आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं। भौतिक वास्तविकता को क्यों नहीं मानता? क्योंकि उनके अनुसार भौतिक जो दुनिया है वो परिवर्तनशील है, इम्परफेक्ट है, अस्थिर है, अनिश्चित है। पृष्ठभूमि में क्या है? तो कुछ सिद्धांतवादी हैं, जैसे सुकरात हैं, प्लेटो हैं, डिस्कार्टस हैं, फ्रोबेल हैं, इंडियन भी दयानंद सरस्वती हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अरविंदो घोष हैं। इन सब ने आदर्शवाद की कल्पना की है। आदर्शवाद के ये सब समर्थक रहे हैं और अपनी माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के उपनिषद में भी देखें तो उसमें भी आइडियलिज्म की बातें गई है। इस लाइन पे आइडियलिज्म ही संदर्भित होता है। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन बातों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप सिर्फ सिद्धांतवादी का नाम लिख दें और उसमें प्लेटो पे खास करके ध्यान रखते हैं। तो प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है, इसलिए मैं बार बार सिलेबस में भी प्लेटो के कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, क्योंकि इन्हें आदर्शवाद का जनक माना जाता है। उनके अनुसार क्या कही थी बातें कि मनुष्य ने ज्ञान का सृजन नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने ज्ञान की खोज की है। ये सिंपल डेफिनेशन है इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच। डिस्कवरी का मतलब चीज़ें जो पहले से है सिर्फ उसे खोजा गया है, और इन्वेंशन का मतलब कि चीज़ें जो पहले से नहीं थी उसे बनाया गया है। तो प्लेटो मानते हैं कि हमने ज्ञान का इन्वेंशन नहीं किया है, मनुष्य ने ज्ञान का सृजन नहीं किया है, बल्कि उसकी डिस्कवरी की है। मैन डिड नॉट क्रिएट नॉलेज, रैदर मैन डिस्कवर्ड नॉलेज। ऑगस्टाइन भी बोलते हैं अच्छे की अवधारणा ईश्वर, बुरे की अवधारणा एडम। उनके अनुसार दो चीज़ों में बांटा उन्होंने, जो अच्छा है वो ईश्वर है और जो बुरा है वो एडम है। डेस्कार्टस बोलते हैं मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। फिलोसफिकल बातें हैं बिल्कुल। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। इन सब बातों को आप पृष्ठभूमि में अपने हिसाब से जैसे भी लगे, इसमें से अगर सिर्फ प्लेटो का भी याद है तो भी काफ़ी है। उपनिषद की बातें लिखनी है तो आंसर अच्छा लगेगा, नहीं भी लिख सकते हैं सिद्धांतवादी का नाम। पर मेरे हिसाब से इसमें 5 पॉइंट में 2-3 पॉइंट तो आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद देखते हैं मूल दर्शन में। अब मूल दर्शन को समझने के लिए, किसी भी फिलॉसफी के मूल दर्शन को समझने के लिए इसे हमेशा 3 भाग में बांट देते हैं: मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तो इस अभी तीनों में बातें है, सबकी मीमांसा है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो कैसा नेचर है, तो नेचर ऑफ मैटर क्या है, नेचर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, ये 3 चीज़ें वही बात करती है।
हिंदी वाले में ज़्यादा क्लियर है। नेचर ऑफ मैटर मीन्स तत्व मीमांसा, नेचर ऑफ वैल्यूज़ मीन्स मूल्य मीमांसा एंड नेचर ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान मीमांसा। तो पहले हम लोग समझते हैं तत्व मीमांसा क्या है। इनके अनुसार मैटर को ये क्या समझते हैं। तो आदर्शवाद बोलता है कि अंतिम वास्तविकता स्व है, अल्टीमेट रियलिटी इज सेल्फ। स्वयं को सभी स्वतंत्रता है, मानव के पास भौतिक शरीर और अमर आत्मा है, आत्मा अस्थाई है। मतलब ये मानते हैं आत्मा के बारे में कि शरीर जो है भौतिक है। हम लोग के हिंदू मैथोलॉजी में भी अब तक यही बोला गया है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी कम्प्लीटली आदर्शवाद से प्रभावित है। तो वो कहते हैं कि शरीर जो है वो भौतिक है, आत्मा जो है वो अमर है, और आत्मा ही सिर्फ अस्थाई है, शरीर तो आता जाता रहता है। तो इसमें अंतिम वास्तविकता को उन्होंने माना है कि वो स्व है और स्वयं को सभी स्वतंत्रता है। वो हम लोग देखते थे शक्तिमान वाली चीज़ें भी, कि अगर आप स्वयं की पहचान कर ले तो वो शक्तिमान बन जाता है। तो ये मोटा माटी वही बातें हैं तत्व मीमांसा में। मूल्य मीमांसा में चलते हैं। मूल्य मीमांसा, मूल्य क्या है इनके अनुसार? द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ आर व्हाट दे आर। द इंडिविजुअल पर्सन कैन रियलाइज वैल्यू बाय एक्टिवली रिलेटिंग पार्ट्स एंड होल। मानव जीवन के मूल्य वही हैं जो वे स्वयं हैं। व्यक्ति सक्रिय रूप से संबंधित भावों को छोड़कर स्वयं के मूल्यों का एहसास कर सके। इनके अनुसार भी वही देखते हैं, फिर से स्वयं पर ही आते हैं कि मूल्य भी अगर समझना है तो लोग को पहले खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन का मूल्य ही है जो वो स्वयं है। मूल्य वही है जो वो स्वयं है। व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी सक्रिय चीज़ों जो भी देखता समझता है, आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे स्वयं के मूल्यों का एहसास हो सके। स्वयं के मूल्यों का अगर वो एहसास कर लेता है तो फिर वो जो भी आप उसमें पढ़ें कि आत्मा ही स्थायी है, उस मूल्य को आप समझ लिए हैं, बाकी तो शरीर भौतिक है। फिर हम लोग चलते हैं ज्ञान मीमांसा की ओर। नेचर ऑफ नॉलेज क्या है? तो आदर्शवाद बोलता है अल्टीमेट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सराउंडिंग वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस सेल्फ। फिर से वही बात, परम ज्ञान जो है वो अध्यात्म का ज्ञान है। चारों ओर की दुनिया जो है वो सिर्फ आत्म अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? हम लोग मूल बातें में वही बात कर रहे थे जो प्लेटो ने भी बोली थी, ऑगस्टिन ने भी बोली थी कि ये जो दुनिया है वो भौतिक है और हम भौतिक वास्तविकता में विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि भौतिक जो है वो परिवर्तनशील है, अनिश्चित है और इम्परफेक्ट है। तो इनके अनुसार परम ज्ञान जो है वो आध्यात्म का ज्ञान है और चारों ओर की दुनिया जो है सिर्फ उस आत्म अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो तत्व मीमांसा क्या बोलता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तत्व मीमांसा सिंपल बात है, अंतिम वास्तविकता स्व है, खुद की पहचान ही इनके अनुसार सब कुछ है। दूसरी बात है मूल्य मीमांसा में बोला गया कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू ही वही है कि व्हाट दे आर। मानव जीवन के मूल्य वही हैं जो वे स्वयं हैं और वो अपने स्वयं को समझने के लिए ही सब कुछ करते हैं। और ज्ञान मीमांसा बोलता है कि अल्टीमेट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। परम ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान है। अब इन सब चीज़ों को एक बार कंक्लूड करते हैं, जितनी भी हमने बातें देखी तत्व मीमांसा में, मूल्य मीमांसा में या फिर ज्ञान मीमांसा में। स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। आत्मा और विचार वास्तविकता का गठन करते हैं। क्यों? आत्मा ही सर्वोपरि है, शरीर तो भौतिक है, तो आत्मा और विचार ही वास्तविकता का गठन करते हैं। दूसरी बात, मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज ए सुप्रीम क्रिएशन। मनुष्य का आध्यात्मिक होना एक सर्वोच्च रचना है। मनुष्य अगर आध्यात्मिक हो जाता है तो वो एक सर्वोच्च रचना है। गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। इनके अनुसार ईश्वर सभी ज्ञान का स्रोत है। What is ultimate real is not the object itself but the idea behind it. जो परम वास्तविक है वो स्वयं वस्तु नहीं बल्कि उसके पीछे का विचार है। मनुष्य केवल खोज करता है, ज्ञान का निर्माता नहीं है।
आत्मा और विचार वास्तविकता का गठन करते हैं। मनुष्य आध्यात्मिक होना एक सर्वोच्च रचना है। ईश्वर सभी ज्ञान का स्रोत है। जो परम वास्तविक है वो स्वयं वस्तु नहीं बल्कि उसके पीछे का विचार है। मनुष्य केवल खोज करता है, ज्ञान का निर्माता नहीं। ये 5 बातें और भी हैं, उन्हीं सब चीज़ों से निकली हुई आप इसको याद कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। यानी इसमें क्या क्या बातें हुई, ईश्वर की बात हुई, मनुष्य खोज करता नहीं है, ईश्वर ही मेन है, इसमें ईश्वर ही महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद में ज्ञान का स्रोत है वो, आत्मा अमर है, शरीर भौतिक है, वो भी लिख सकते हैं इसमें। और वास्तविक चीज़ें जो हैं वो वस्तु नहीं बल्कि वस्तु के पीछे का विचार है। क्यों? क्योंकि आत्मा और विचार ही वास्तविकता का गठन करते हैं। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड बातें हैं, आप इनको कंक्लूड करके आप नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं प्लेटो का क्या योगदान था। तो पहले भी हम लोगों ने देखा प्लेटो इज़ नोन एज फादर ऑफ आइडियलिज्म। इनकी 2 बुक है जो इम्पोर्टेंट है, द रिपब्लिक एंड द डायलॉग। फैक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, पर रिपब्लिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक थी इनकी, जिसको याद रखना चाहिए। रिपब्लिक में उनका एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारा है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो प्लेटो के अनुसार क्या था कि प्लेटो का मानना था कि 2 दुनिया है, एक भौतिक दुनिया है और दूसरी आध्यात्मिक दुनिया है। तो भौतिक दुनिया क्या है? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो हमारी भौतिक दुनिया है। जबकि आध्यात्मिक दुनिया वो है जहाँ पे विचारों का प्रभुत्व है, विचारों की दुनिया जो शाश्वत है, स्थायी है, नियमित है, सार्वभौमिक है। तो विचारों की दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया उन्होंने बोला, और एक भौतिक दुनिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे सब कुछ करते हैं। अगर नोट्स में देखें तो उपस्थिति की दुनिया, जिसे दृष्टि, स्पर्श, गंध और स्वाद के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, और यह परिवर्तनशील, अपूर्ण और अव्यवस्थित है। पहले भी बातें हुई। मानसिक दुनिया जो है वो कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकल दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज विच इज़ इटर्नल, परमानेंट, रेगुलर एंड यूनिवर्सल। अब इस चीज़ों को निकालने के लिए भौतिक दुनिया और मानसिक जो आध्यात्मिक दुनिया की बात है, इसको बात को समझने के लिए इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक बार देखते हैं, सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, उसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा तो भी काम चलेगा। बस वो एक्सपेरिमेंट को समझ लेना अच्छा है, ताकि आपको आदर्शवाद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो प्लेटो का प्रयोग क्या था? तो इसके पहले हम लोग एक चित्र देखते हैं, शायद वो आगे की स्लाइड में हो। हाँ, अब इस चित्र में गौर कीजिएगा। इस चित्र में है क्या? इस डायग्राम में यही है कि कुछ लोग हैं बैठे हुए लेफ्ट साइड में, वो बंदी हैं, प्रिजनर हैं, और कुछ लोग दीवार के इस साइड हैं जो कुछ कवर किए हुए हैं, हुडीज पहने हुए हैं, और अपने हाथ में डंडे लिए, और उसके ऊपर कुछ जानवर का एक छोटा मोटा मूर्ति जैसा कुछ लेके गुजर रहे हैं। और यहाँ पे एक आग जल रहा है। अब इस आग के कारण ये डंडे पे जो इनका जानवर है, इसकी परछाई पड़ रही है उसके दीवार पे, पीछे वाले दीवार पे। अब जो प्रिजनर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको दीवार के इस तरफ कुछ दिखता नहीं है, उनको सिर्फ दीवार के उस तरफ दिख रहा है। अब दीवार के उस तरफ जो दिख रहा है वो परछाई है। अब उस परछाई में उनको क्या दिख रहा है? घोड़ा है, कहीं चिड़िया है। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं वो एक प्रिजनर की तरह हैं, एक कैदी की तरह हैं। हमें सिर्फ वही सच लगता है जो हमें सामने दिखता है। यानी इस कैदी को यही लग रहा है कि घोड़ा ऐसा होता है, चिड़िया ऐसा ही होता है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। ये असल में घोड़ा है नहीं, ये असली का चिड़िया है नहीं, ये सिर्फ आग से बनी हुई परछाई है। सुंदर स्टोरी है इसमें से। एक प्रिजनर भाग जाता है, ऊपर में दिख रहा होगा आपको वो प्रिजनर। एक प्रिजनर यहाँ से किसी तरह छूट कर भाग जाता है, उसको दिखता है बाहर सूरज और ये सब चांद सब दिखते हैं। उसको वास्तविकता का जब पता चलता है तो ये फिर लौट के आता है, इन लोगों को बताता है कि बाहर की दुनिया ऐसी है। तो ये लोग उसको धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं कि अगर तुम दोबारा ऐसी बातें करोगे तो मार दोगे। क्योंकि इनका विश्वास हो जाता है कि हम जो देख रहे हैं वही सत्य है, इसके बाहर कोई भी चीज़ सत्य नहीं है।
तो इसको हम लोग थोड़े शब्दों में देख लें कि प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो प्लेटो का प्रयोग क्या था, उन्होंने गुफा में प्रयोग किया जिसमें पुरुषों का सामना दीवार की ओर किया जाता है। दीवार के पीछे पैदल मार्ग है जहां पुरुषों का समूह अपने सिर पर सामान लेकर चलता है। कैदी के पीछे आग है जो जंजीर में बंद आदमी को देखने के लिए दीवार पर छाया डालती है। प्लेटो सादृश्य, हम जानते हैं कि हमारी इंद्रियों के लिए दुनिया छाया की तरह है। यह असत्य है लेकिन इसकी वास्तविकता पर विश्वास करते हैं क्योंकि आदत के मुताबिक सिर्फ इसी वास्तविकता से आज तक परिचित हैं। प्लेटो ने क्या एनालॉग लिया, प्लेटो ने क्या फाइंडिंग निकाला, वी नो द वर्ल्ड ऑफ आवर सेंस इज लाइक द शैडो, इट इज़ अनरियल बट बिलीव इट्स रियलिटी बिकॉज एज हैबिट इट इज़ ओनली ट्रूथ वी आर फैमिलियर विथ। हम लोग सिर्फ यही सच्चाई जानते हैं इसीलिए हम लोग विश्वास करते हैं कि यही चीज़ है। तो इसी बात पर उन्होंने बताया कि एक भौतिक दुनिया है और एक आध्यात्मिक दुनिया है। वन इज मटेरियल वर्ल्ड एंड सेकेंड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसका ये आप कंट्रीब्यूशन में इस एक्सपेरिमेंट को एज ए समरी भी लिख सकते हैं और फिर ये अपना एक ऐसे डायग्राम बना के मटेरियल वर्ल्ड और यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में लिख के फिर थोड़ी बहुत बातें जो भी मटेरियल वर्ल्ड में अभी लिखी हुई थी उस तरह से बना के आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाने का भी स्कोप है कि आप यहाँ पे एक मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड की कुछ बातें कि हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और इसी को सच समझते हैं। और दूसरा प्लेटो के अनुसार कौन सा था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग विचारों का प्रभुत्व है, जहाँ पे सिर्फ विचार ही चलते हैं। और उसी को समझने के लिए आदर्शवाद सारी मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर इनके ज्ञान का स्रोत है और ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है स्पिरिचुअलिटी। आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं इसके शैक्षिक विचारों पे। ये प्लेटो के भी शैक्षिक विचार मोटामोटी ऐसे ही हैं या इन जनरल आइडियलिज्म के शैक्षिक विचार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा सब कुछ वही पुरानी वाली बात ही रहेगी। स्व का प्रभुत्व होना चाहिए। तत्व मीमांसा भी बोलता है स्वयं को समझना ही मेन नेचर है। ज्ञान मीमांसा भी यही बोलता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। मूल्य मीमांसा ही बोलता है कि आदमी को अब वो क्या खुद क्या है वो समझना जरूरी है। तो इसके शैक्षिक विचारों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कैसे, वो देखते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू पॉजिटिव एजुकेशन, सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से आत्मबोध। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये वाली, पॉजिटिव एजुकेशन। इस चीज़ को याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आगे हम लोग बात करेंगे, उसमें से एक नेचुरलिज्म ही है जो निगेटिव एजुकेशन की बात करता है। और निगेटिव एजुकेशन वैसा नहीं कि वो आप निगेटिव समझ लेना, उसको तरीका है कि किस तरह से एजुकेशन देना चाहिए। और ये सीधा पॉजिटिव एजुकेशन मतलब कि हर चीज़ सही होनी चाहिए इनके अनुसार। सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में, शिक्षा में जो भी होगी बातें वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में चलनी चाहिए। इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू पॉजिटिव एजुकेशन, इतना यानी सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से आत्मबोध। फिर यही है, फिर क्या करना है इनको, सच्चे विचारों की खोज, सर्च फॉर ट्रू आइडियाज़, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन, संस्कृति का संरक्षण और प्रसारण और पूरे जीवन के लिए तैयारी, ये इनके उद्देश्य हैं। और भी हैं, अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने 5 पॉइंट रखे हैं जो बेसिक्स हैं, आप इसको याद भी करके अपना काम चला सकते हैं। आगे देखते हैं छात्र के बारे में क्या कहता है। आदर्शवाद छात्र के बारे में बोलता है कि विद्यार्थी को मेहनती और आज्ञाकारी होना चाहिए। ये बिल्कुल हम लोग के मैथोलॉजिकल से है। अभी अर्जुन और द्रोणाचार्य वाली बातें जैसे होती है कि बिल्कुल आज्ञाकारी, जैसे गुरु बोलते हैं, गुरु शिष्य वाली जो भी प्रणाली है आज आदर्शवाद उसी तरह का है, वही आदर्शवाद है। तो इसमें क्या होता था कि विद्यार्थी बहुत मेहनती होते थे, आज्ञाकारी होते थे, क्योंकि ये चाहते ही थे कि विद्यार्थी को मेहनती और आज्ञाकारी होना चाहिए।
छात्रों को शिक्षक के साथ चर्चा के माध्यम से खुद को सैद्धांतिक पहलू के बारे में स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वो डिबेट करें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थ्रू डिस्कशन विद टीचर। अब उनके साथ डिस्कस करें तभी जाके उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर होगा। स्कूल में नियमों की लंबी सूची की आवश्यकता नहीं है। अच्छा आचरण यह समझा जाता है कि यह अलिखित कानून है। हिंदी में दिक्कत है, आप इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश बेटर है, उसका मैंने ट्रांसलेशन किया है, वो उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो नो नीड ऑफ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूल्स इन स्कूल, गुड कंडक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज़ अनरिटन लॉ। किसी लंबे लिस्ट की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, गुड कंडक्ट खुद ब खुद समझा जाता है और ये एक अनरिटन लॉ है। मतलब आप एक तरह से डिसिप्लिन को आप समझ लो कि ऐसा होना चाहिए। गुरु को आपको आदर करना है, ये कहीं पे लिखना नहीं पड़ेगा, किसी लिस्ट में नहीं आएगा कि गुरु को आदर करना है। ये आपके विचार में होने चाहिए, ये आपके आचार विचार दोनों आपके डेली रूटीन में होना चाहिए कि आपको ऐसा करना ही है। माँ बाप का आदर करना, गुरु का आदर करना, उनके कार्य को पूरा करना, ये सब किसी अनरिटन लॉ था जिसको वो आदर्शवाद के छात्र मानते थे अपने हिसाब से। आगे देखते हैं, अध्यापक कैसे होने चाहिए। अध्यापक जो होने चाहिए सर्व एज ए एग्जाम्पलरी मॉडल, मतलब अनुकरणीय मॉडल के रूप में सेवा करें। अनुकरणीय मतलब क्या, उनको ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए कि लोग वैसा बोले कि हाँ वैसा इंसान बनो, वैसा करो, वही वाला है आदर्शवाद में एग्जाम्पलरी मॉडल होना चाहिए। सुप्रीम रोल एंड स्पिरिचुअल गाइड, इनका बहुत ऊंचा ओहदा होता था। हम लोग भी देखते हैं महाभारत रामायण सब में देखे हैं कि जो भी गुरु होते हैं उनका ओहदा बहुत ऊंचा रहता है, क्योंकि वो सब तरह से छात्र को एक शासक कैसे बनाना है, उनके स्पिरिचुअल अध्यात्म पर भी ध्यान रखते थे, उन्हें धर्म का ज्ञान भी देते थे, कर्म का ज्ञान भी देते थे, शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या सब सिखाते थे। दैट मीन्स कि उनका रोल जो था वो सुप्रीम था, सुप्रीम रोल एंड स्पिरिचुअल गाइड। थर्ड, इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग, और स्टूडेंट्स को उनके सोच को बेहतर बनाने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो उनसे प्रश्न पूछें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे वाद विवाद करें, ताकि उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर हो। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एज ए एग्जाम्पलरी मॉडल होना चाहिए। उनकी भूमिका बहुत ही सर्वोच्च होती है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं और छात्रों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करें ताकि वो सवाल पूछें और अपनी चीज़ों को क्लियर करें। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए कि छात्रों को सोचना सिखाएं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। सोचने की क्षमता विकसित होने से मानव जो होता है वो अधिक महान और तर्कसंगत बन सकता है, आदर्शवाद का मानना था। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना अच्छा इंसान तुम बनोगे। मेजरली फोकस ऑन ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट, रिलीजियस स्टडीज़, स्पिरिचुअल स्टडीज़, लैंग्वेज, आर्ट्स। तो होना ही था, क्योंकि ये बहुत पुराना आदर्शवाद एक ओल्डेस्ट फिलॉसफी में से है। उस समय विज्ञान का इतना प्रभाव था नहीं जितना आज के दिनों में है। तो ये सारा और इनके अनुसार धर्म में जो लिखा, धर्म के पुस्तकों में जो लिखा है उसी का अक्षरशः पालन करना है। तो इनके लिए धर्म की किताबें, अध्यात्म की किताबें, जो भी आर्ट्स की किताबें जो उस समाज के लिए उचित थी उस समय के लिए, वो उन सारी चीज़ों पे फोकस करते। तो मेजरली फोकस ऑन ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट, रिलीजियस स्टडीज़, स्पिरिचुअल स्टडीज़, लैंग्वेज, आर्ट्स एट्सेट्रा। शिक्षण विधि, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार, तो इनका बिल्कुल वही होता था, आप नीचे बैठो, गुरु ऊपर बैठेंगे, गुरु जैसा बोलेंगे आपको चुपचाप वैसा सुनना है और समझना है कि मुझे ये सीख जाना है। मतलब एक तरह से रूट लर्निंग वाली कंडीशन होती थी आदर्शवाद में, याद करने वाली। आपको जैसा गुरु ने बोला है वैसा याद करना होगा। तो टीचिंग मेथड भी वैसा ही रहता था, लेक्चर मेथड की तरह। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जैसा लिखा है आपको वैसा समझना है। पाठ्य पुस्तक का मतलब अगर मैं देखूँ उस समय के समाज के हिसाब से तो धर्म की पुस्तकें होती थी, तो धर्म की पुस्तकों में जैसा लिखा है आपको वैसा ही करना है। तो पाठ्य पुस्तक सीखने के लिए केंद्रीय थे।
प्लेटो ने अलग अलग विधि बताई है। डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं, ऑगस्टीन इंट्यूटिव सहज दृष्टिकोण बोलते हैं। एक मेथड है, मोटा मोटी ये दोनों देखेंगे तो एक लेक्चर मेथड की तरह ही है। वाद विवाद मेथड और लेक्चर मेथड, यही सब चलता है इसमें। मुख्य रूप से व्याख्यान विधि है। पढ़ने के लिए प्यार को प्रोत्साहित करें। हिंदी थोड़ा ऊपर हो गया। इनकरेज एवरीवन टू लव रीडिंग, मतलब रीडिंग को रीड करने के लिए उन्हें इनकरेज करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना अच्छा इंसान वो बनेंगे। तो हिंदी में कहीं कहीं पे कुछ होगा, उसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, या मैं फिर प्रयास करूँगा इसका ठीक से कर देने का। इंग्लिश वाला ठीक है। विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय वही डिसिप्लिन की बातें अगर करें तो नियमों और अनुशासन की कोई लंबी सूची नहीं, ये अलिखित है। अच्छे आचरण को समझा और महसूस किया जा सकता है। जो अच्छा आचरण है वो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिर्फ बोल दो कि उनको ऐसा करना है तो ऐसा करना है। और तो अनुशासन के लिए कोई लंबी लिस्ट, कोई इशू कोई सर्कुलर इशू नहीं होता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, इतना इतना करना है, ये रूटीन है ऐसा। आपको ये समझना होगा कि आपको सुबह उठना है, उस समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। जो भी उनकी डेली रूटीन का था ये समझा जा सकता है। और चूंकि कोई लिखित नहीं था तो शारीरिक दंड से भी ये लोग, शारीरिक दंड भी प्रोहिबिटेड था। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई यहाँ पे डंडा वंडा मारपीट नहीं चलती थी। ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। वैसे भी बोलते हैं कि ये डंडा वंडा जो है ये आपके मेडाइवल हिस्ट्री से आया हुआ है। ये आपके एंसेंट हिस्ट्री में इस तरह के पनिशमेंट छात्र को नहीं मिलते थे। तो मेडाइवल हिस्ट्री में जब आएंगे तो जब अपना वेस्ट एशिया, जैसे पश्चिम एशिया के सभ्यता वाली चीज़ें जब आने लगेगी तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसमें पनिशमेंट मिल रहा है छात्र को। नहीं तो एंसेंट फिलॉसफी में पनिशमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो शारीरिक दंड भी वर्जित है। अनुशासन के लिए कोई रिटन लॉ नहीं होता था, कोई सूची नहीं होती थी। आपको अच्छे आचरण को समझना होगा। इस तरह के स्कूल बनते थे। और स्कूल जनरली अगर कैसे होते थे, अगर उस समय का स्कूल देखें तो आपको गुरु के पास जाके पढ़ना है, अपने घर का त्याग करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो आइडियलिज्म इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी which emphasizes on self-realization through positive education in a spiritual and formal environment। बहुत पुराना स्कूल है। आध्यात्मिक और औपचारिक वातावरण में सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देता है। जितनी बातें हम लोगों ने कही है उसका एक समरी के रूप में यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देते हैं कि आदर्शवाद क्या था। आदर्शवाद आत्म प्राप्ति के लिए ही सारी बातें थी। और आत्म प्राप्ति होगी कैसे? वो आपके अध्यात्म को जागृत करने से होगी। अध्यात्म को जागृत करोगे तो आपको आत्म प्राप्ति होगी, आप ईश्वर के नज़दीक आओगे। इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी है, आप इसमें जोड़ सकते हो कंक्लूजन में अगर सवाल नहीं पूछा है। हालांकि अभी के पर्सपेक्ट में देखते हैं तो ये संभव नहीं है कि आदर्शवाद को पूरी तरह आज के एजुकेशनल सिस्टम में जोड़ा जा सके। क्यों? हालांकि ये बहुत रूढ़िवादी है और अन्य पहलू को अनदेखा करता है। यह पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित है और प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग को समायोजित नहीं कर सकता। हम लोगों ने देखा कि पाठ्य पुस्तक पे बहुत केंद्रित था और आज के अगर दौर में देखें तो हम लोगों का तो चाइल्ड सेंटर्ड बन चुका है। बच्चे कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी देखो और उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करो। तो ये टेक्स्ट बुक जो फोकस था या आदर्शवाद का आज नहीं हम लोग ले सकते हैं, बट कुछ कुछ बातें हैं जैसे स्पिरिचुअलिटी उन्होंने बात की थी वो आज भी है। हम लोग योगा के थ्रू, इसके थ्रू चाहते हैं कि ये चीज़ें थोड़ा ईश्वर के करीब जाने का जो भी साधन हमारे पास है उस चीज़ों को जिंदा रखा जाए। तो अध्यात्म को वहाँ से ले सकते हैं, बट पाठ्य पुस्तक के केंद्र जो उनका केंद्रित विचार था उसको हम लोग आज के एजुकेशनल सिस्टम में नहीं ले सकते। इन सब बातों को आप अपने शब्दों में भी कंक्लूड करके एक फाइनल निष्कर्ष निकाल कर दे सकते हैं। इस तरह से ये सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। होप सो कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा जितना मैंने प्रयास किया।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर देखेंगे एक दूसरे दर्शन का, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के लिए हम लोग प्रकृतिवाद को इसी तरह जैसे आइडियलिज्म का किया, प्रकृतिवाद का भी मोटा मोटी इसी तरह डिस्कशन करेंगे और एक निष्कर्ष निकाल के कि एग्ज़ाम में कैसे सवाल को हल कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे।